चलिए बताएंगे आप लोग कि क्वेश्चन है कि जमींदारी प्रथा 1973 में किसके द्वारा शुरू की गई थी। जो जमींदारी की प्रथा भारत के अंदर शुरू की जाती है साथियों, वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, आप लोग बताएंगे। ठीक है, आप लोग बताएंगे जमींदारी की प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई। कि आपके ऑप्शंस हैं क्लिंटन, कर्जन, कार्नवालिस और या फिर लॉर्ड क्लाइव। तो आपका सही जवाब क्या होता है, हो जाता है लॉर्ड कार्नवालिस। जो 1973 में, सॉरी, जो आपकी 1793 में क्या किया गया भैया, जो आपकी जमींदारी प्रथा शुरू की जाती है वो किसके द्वारा, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा शुरू की जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जितने भी साथी हैं जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, सभी बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। सभी लोग इसी प्रकार से कमेंट करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए एक बात और आप लोग बताएंगे कि जो आपके लॉर्ड कार्नवालिस हैं इनको किस नाम से जानते हैं। तो इनको जानते हैं भैया सिविल सेवा के जनक के रूप में। ठीक है, सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता, सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। ये बात भी ठीक है, सिविल सेवा का जनक किसे मानते हैं भैया, तो आपको लॉर्ड कार्नवालिस याद रखना है। यहां तक बात क्लियर हो गई, सभी के आंसर आ रहे हैं ऑप्शन सी, वेरी गुड। इसी प्रकार से सभी लोग अपना आंसर करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए बताएंगे आप लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ेंगे क्वेश्चन एक बार, करेंगे आंसर। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्र भारत होने के बाद जब देश हमारा स्वतंत्र हो जाता है, उसके बाद जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बनते हैं उनका नाम बताना है। तो उनका नाम क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है। तो जी है, बिल्कुल करेक्ट। सभी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी भाई जो आंसर कर रहे हैं, ए कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार सभी लोग आंसर करते रहो। तो किसको बनाया गया, पहला जो उप प्रधानमंत्री बनाया गया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर साथ ही साथ में आपसे बात करें भैया गृह मंत्री कौन थे, तो पहले गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर बात करते हैं इनके जन्मदिन को किस रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं भैया किसका जन्मदिन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन। और ये होता कब है, ये होता है 14 अक्टूबर। ये बात ध्यान रखेंगे, कब होता है भैया आपका, 14 अक्टूबर को होता है। ये सभी चीजें, सॉरी 14 को नहीं होता भाई, ये कब होता है आपका, 31 को होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, कोई बात नहीं, बताएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, चलिए बता देंगे एक बार। चलिए भैया, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी के साथ अत्यधिक आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। जो भैया 5 मार्च 1931 को एक बैठक होती है, उसमें महात्मा गांधी के साथ में बैठक लेने वाला व्यक्ति का नाम बताना है। जो क्यों हुई थी, संवैधानिक सुधारों को लेकर एक बैठक की गई। जो महात्मा गांधी के साथ में बैठने वाले व्यक्ति होते हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम क्या रहता है भैया, लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी का आ रहा है, राधिका गुप्ता, रामजी कुर्मी, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। एक आपका विश्वविद्यालय है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसका नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है भाई, सभी लोग एक बार बता दो कि आपके बाल गंगाधर तिलक है, जवाहरलाल नेहरू, सैयद अहमद खान या फिर पंडित मदन मोहन मालवीय। तो सभी के आंसर आने चाहिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सभी के आंसर होने चाहिए। यहाँ पर इसका सही जवाब क्या कर दोगे आप लोग, सही जवाब हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, सभी के आंसर डी, बहुत बढ़िया। चलिए, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गजब गजब। क्या लिखा है इन्होंने, कैरियर टीवी के साथ में नौकरी है आपके हाथ में, वेरी गुड भाई, बिल्कुल। अगर आप कैरियर टीवी के साथ में जुड़े हो तो नौकरी आपके हाथ में है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात लिखी है भाई ने। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रकार आप लोग अगर जुड़े रहोगे इसके साथ में, कैरियर टीवी के साथ में, तो नौकरी आपके हाथ में जरूर होगी, कोई दो राय नहीं। जैसा भाई ने लिख रहा है कमेंट बॉक्स में, उसी प्रकार सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, साथ में जुड़ जाना है। अगर बात करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, तो इनको किस नाम से जानते हैं, इनको जानते हैं भैया भारतीय समाज सुधारक के नाम से। ठीक है, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय समाज सुधारक के रूप में किसे जाना जाता है, आप बताएंगे एक बार। भारतीय समाज सुधारक जो है वो कौन है, आपके पंडित मदन मोहन मालवीय। अगर यहीं पर बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, आप बताएंगे क्या एक बार, सर जी स्थापना कब करी थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, तो इन्होंने कब करी भाई, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो। 1916 है कि नहीं है,
है बिल्कुल सही बात है, बता रहे हैं भाई सभी लोग, सभी के कमेंट आ चुके हमारे पूछने से पहले ही। कब? 1916 बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात कर लेते हैं भाई हम लोग। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया गया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था, इसे कहा गया। वो अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था जिसने क्या किया था, जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन को समाप्त कर दिया गया? वो कौन सा अधिनियम था? भारत शासन अधिनियम था, भारतीय न्यास अधिनियम था, काजिस अधिनियम, या फिर फोर्ट विलियम अधिनियम? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? इसका सही जवाब हो जाता है आपका भारत शासन अधिनियम। ये भारत शासन अधिनियम कब जारी किया गया था, कब बनाया गया? 1958 ये कब बनाया जाता है आपका? 1858 में बनाया जाता है। ये बात सभी को ध्यान रखनी है, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग बता रहे होंगे, पाकिस्तानी जर्नल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था। वो कौन सा पाकिस्तानी जर्नल है जो क्या करता है भाई? 1999 का जब दिन आता है तो उसमें क्या करता है, अपने पूरे देश में अपनी सेना का शासन लागू कर देता है कि वहां की जो सरकार है वो सेना ही है, सारा कुछ जो भी देश का होता है वो सारा सेना ही होती है, सेना का ही शासन कुल मिला के लागू कर दिया जाता है। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब वो कौन सा जनरल है पाकिस्तान का? तो कौन है भाई? जिसका नाम क्या है? परवेज मुशर्रफ। ये आपको ध्यान रखनी है बात, बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। क्या चार मीनार स्मारक कहाँ स्थित है? एक भैया स्मारक आपका है जिसका नाम है चार मीनार, सभी लोग बताएंगे, नाम भी सुने होंगे, पढ़े भी होंगे बहुत बार, सभी साथी एक बार बता देंगे कमेंट बॉक्स में, हमें इंतजार है आप लोगों के कमेंट का। चलिए बहुत बढ़िया, हैदराबाद आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कहां पर है? आप लोग बता रहे हैं सर जी ये तो हैदराबाद में है, बहुत बेहतरीन। चलिए क्या आप लोग बताएंगे भाई हैदराबाद राजधानी कहाँ की है? क्या कौन बता सकता है कि हैदराबाद जो है वो कहाँ की राजधानी है? चलिए सभी लोग बताएंगे कहाँ की है। तो ये तो तेलंगाना की है। कहाँ की है? तेलंगाना की राजधानी क्या? हैदराबाद। अगर पणजी की बात कर दें, अगर भाई हम यहाँ पर पणजी की बात करें तो पणजी कहाँ की है? तो पणजी तो आपके गोवा की राजधानी हो जाती है। मुंबई की बात करें तो मुंबई कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। साथ ही साथ में ये रिवीजन भी हमारा होता रहेगा, होगा कि नहीं होगा? चलिए ये बात समझ में आ गई, इतनी चीज आपको समझ में आई है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ रही है वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग बताएंगे 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? 1529 का जो घाघरा का युद्ध होता है इसमें बाबर ने किस व्यक्ति को पराजित किया था? आप लोग बताएंगे किसको पराजित किया था? तो ये थे आपके महमूद लोदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं सभी का आंसर करेक्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सभी लोग इसी प्रकार से मेहनत करते रहो। ठीक है, किसको पराजित किया? महमूद लोदी को। किस युद्ध में? घाघरा के युद्ध में। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर अगला बताएंगे, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति। ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति जिन्होंने क्या किया, ब्रिटिश की संसद में पहले सदस्य नियुक्त किए गए, उनका नाम आप लोगों की जुबान पे होना चाहिए। बहुत ही महान व्यक्ति थे हमारे देश के, आप लोग उसका सही जवाब बता रहे होंगे। चलिए उनका सही नाम क्या है भाई? एक बार आप लोग गाइस बताएंगे कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा कि नहीं? आपके दादा भाई नौरोजी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनको नियुक्त कब किया गया था? तो नियुक्त किया गया था 1892 में। ये बात भी हम लोग ध्यान रखेंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी हमारी। यहां तक सारी बातें क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राम जी वर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, धनानंद के पराजय के बाद मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चलिए अब धनानंद की पराजय पूछी गई है तो धनानंद की पराजय हम लोग भूल जाएंगे, फिर हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि भैया मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश का पहला सम्राट कौन बना था? तो क्या आप बताओगे? बिंदुसार थे, आपके अशोक थे, या कुणाल थे, या फिर चंद्रगुप्त? तो आप लोग क्या बताओगे? मौर्य वंश के संस्थापक आपके हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? चंद्रगुप्त होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, बिल्कुल भाई होंगे। अगर आपको धनानंद की पराजय किसने की थी नहीं पता है, छोड़ दो उसको, यहां पर देख लो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपके चंद्रगुप्त ने की थी। ठीक है, चलिए इन्होंने स्थापना करी कब? चंद्रगुप्त ने भैया मौर्य वंश की स्थापना कब करी थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा सर जी? 322 ईसा पूर्व में। कब कर रहे थे? 322 ईसा पूर्व में कर रहे थे। आपको ध्यान रखना है किसमें? 322 ईसा पूर्व में कर रहे थे। स्थापना किसकी? मौर्य वंश की स्थापना की गई, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई भाई। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग।
किस ब्रिटिश सेना निवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल रखी? वो कौन सा सिविल सेवक था, कौन सा ब्रिटिश का सिविल सेवक था जिसने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की थी? बताएंगे आप? क्या आपके जॉन मॉर्ले हैं, मोंगट्यू हैं, या फिर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, या फिर गिलबर्ट इलियट है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? आपका जवाब क्या हो जाएगा? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ऑप्शन नंबर कौन करेंगे? यहाँ पर बहुत घिचपिची हो गई है लेकिन हम लोग कर देते हैं सही। इसको कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ज्यादा है तो हम पढ़ाएंगे सिर्फ आपको, कमेंट पे थोड़ा कम ध्यान देंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग अपना आंसर करते रहेंगे, बीच बीच में आप लोगों के कमेंट देखेंगे, बाकी बराबर आप लोगों के कमेंट नहीं देख पाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फिर बहुत बढ़िया। आप लोग कमेंट करते रहेंगे, अपना आंसर बताते रहेंगे, हम बीच बीच में देखेंगे, आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तब हम लोग आपका जो आप लोग कमेंट करेंगे तब हम उसको देखेंगे और उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। बार बार कमेंट आप लोगों के नहीं देखेंगे, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई भाई। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी। जितने भी सी लगा रहे हैं सारे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। आप बताएंगे 1833 के चार्टर एक्ट ने गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है, और उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित कर दिया गया। 1833 का जो आपका चार्टर एक्ट आता है वो किसको क्या करता है? किसके गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाता है? वो कहां का गवर्नर जनरल था और उसको वहां से हटा के भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। वो कौन सा गवर्नर जनरल था, कहां का था? तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको हटा के कहां का नियुक्त कर दिया गया? भाई भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहां तक आपको ध्यान रखनी है, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं हम लोग खातोली 1517। चलिए, खातोली का जो युद्ध होता है भाई वो कब होता है? 1517 में होता है। एक बात आपको पता चली, युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान लोदी को हराया। ये जो खातोली युद्ध हुआ था ये किसके बीच में हुआ था? एक तो आपके राणा सांगा थे, दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है? दूसरे व्यक्ति का नाम आप लोग बताएंगे। चलिए, किसको हराया था? तो भैया इन्होंने इब्राहिम लोदी। किसने हराया था? राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और उसे कैद कर लिया। फिर फिरौती वसूलने के बाद रिहा कर दिया गया था, ठीक है। तो किसने हराया था भैया? चलिए बात कर लेते हैं यहां पर खातोली युद्ध। अगर आपसे खातोली युद्ध के बारे में डिटेल में कोई चीज पूछ ली जाए, अगर आपसे कहा जाए भाई खातोली का युद्ध हुआ कब था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1517, क्योंकि आप लोग यहां पर देख चुके हो। अगर बात करते हैं किसके बीच में होता है आपके खातोली का युद्ध, तो एक तो आपके हो जाएंगे भाई राणा सांगा, ठीक है। राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध होता है, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। किसके बीच में? राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी? तो जीत हुई थी आपके राणा सांगा की। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई बात नहीं, यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा एक, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, आपको ध्यान रखना है, कोई बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, इतनी बात हुई, आगे बढ़े हम लोग। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम जो है उसका उत्तराधिकारी कौन बना? आप बताओ एक बार, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बनता है? आप लोग क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बना, जिसको किस नाम से जानते हैं? जिसको भैया समुद्रगुप्त के नाम से जानते हैं, उसे क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। भारत के नेपोलियन के नाम से प्रमुख व्यक्ति जी किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, जो किसके पुत्र थे? ये तो आपके चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र रहे। इतनी बात समझ में आ गई भैया। चलिए आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन में आमूल चूल परिवर्तन करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसमें परिवर्तित करना, ये किसकी पहल थे? आप लोग बताएंगे एक बार हमें, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का। किसकी पहल थी? तो आप लोग क्या बताएंगे भाई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की पहल थी कि नहीं थी? तो ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी के आंसर आने चाहिए, सभी के आंसर आ भी रहे हैं। डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए इसी प्रकार से आप लोग लगे रहो, मैं इसी प्रकार से बीच बीच में ही कमेंट देखता रहूंगा आप लोगों के, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप लोग लिख देंगे, हम उसको तुरंत रिप्लाई करेंगे, कोई बात नहीं है उसमें, तुरंत आप लोग अपना डाउट लिख सकते हो, लेकिन कमेंट जो आपके आंसर्स हैं मैं बीच बीच में ही पढ़ता रहूंगा, ठीक है। चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है, ये चीज आपको देख लेनी है एग्जाम में। यहाँ पर क्या है, इसको हटाया तो नहीं गया है या फिर इसको लगाया तो नहीं गया है, सबसे बड़ा जो रोल अदा करेगा आपके एग्जाम में ये नहीं ही अदा करने वाला है, ठीक है। कोई परेशानी, चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है, क्या आपका जबलपुर है, कोटा है, ग्वालियर है या फिर धौलापुर है, धौलपुर है। तो जो चंबल नदी है इसके किनारे पर कौन सा स्थित नहीं है, तो कौन सा है, जो जबलपुर है ये स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ध्यान रखना है आपको एक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पर। अगर बात करते हैं भाई जबलपुर, तो जबलपुर में कौन सा है, एक इसमें आपका प्रपात पाया जाता है जिसका नाम क्या है, एक इसमें जलप्रपात पाया जाता है जिसका नाम है धुआंधार, जिसका नाम क्या है, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहां पर है, आपके जबलपुर में है। जबलपुर किस राज्य में स्थित है, तो जबलपुर कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। अगर आपसे प्रदेश पूछ लिया जाए तो प्रदेश आप लोग कौन सा बताओगे, भाई मध्य प्रदेश बताओगे, कोई बात नहीं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई है, कोई बात है। अगर बात कर रहे हैं, अगर हम लोग बात किए हैं अभी चंबल नदी की, तो चंबल नदी के बारे में थोड़ा चीजें जानने की चीजें बनती है हमारी। चंबल नदी के बारे में थोड़ी चीजें हम लोग जानेंगे, क्योंकि चंबल नदी ही इंपॉर्टेंट नदी है हमारी। चंबल नदी इंपॉर्टेंट नदी है। तो चंबल नदी, अगर चंबल नदी के बारे में जानना है तो सबसे पहले इसकी लंबाई जाननी होगी। तो लंबाई भाई कितनी है आपकी, लंबाई तो है आपकी 960 किलोमीटर, कोई दिक्कत है। इस पे भैया 4 बांध बने हुए हैं। इस कितने बांध हैं, 4 बांध बने हुए हैं, जिनके नाम बताएंगे आप लोग, क्या एक बार नाम बताएंगे आपका, गांधी सागर बांध है, क्या है, गांधी सागर। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार हम रेड कलर ले लेंगे, कोई बात नहीं है। ये क्या है भाई, हम लोग क्या कर दिए, क्या लिखेंगे, गांधी सागर बांध, क्या है, गांधी सागर है। जवाहर सागर बांध है आपका, कौन सा, जवाहर सागर एक बांध भी है, ये बात ध्यान रखो, जवाहर सागर। यहां तक कोई डाउट नहीं, डाउट होगा। एक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, एक है आपका राणा प्रपात, ठीक है, कौन सा है भैया, राणा प्रपात है, ये बात ध्यान रखनी है, राणा जलप्रपात, ये बात समझ में आ गई। अगर एक आपसे चौथा पूछ लिया जाए, चौथा बांध यहाँ पर कौन सा है, तो कोटा बैराज है, ये बात ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा सारी चीजें हमारी, कोटा बैराज, ठीक है। अगर आप लोग इस क्लास को पूरा करते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हमारी इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला, ये गारंटी है मेरी। जैसा भी भैया ने लिखा था, जैसा कि रामजी कुर्मी ने भी लिखा था कि कैरियर टीवी के साथ में नौकरी है आपके हाथ में। अगर ये क्लास आप लोग कर लेते हो तो हिस्ट्री का क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ोगे, और अगर एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ देते हो तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप पूरे करके आओगे तो आपके हाथ में नौकरी होगी, वहां से आओगे कहोगे कि सर मैंने तो इसमें झंडा गाड़ दिया, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले भारतीय सिविल सेवक कौन थे, आपको नाम बताना है भाई। पहले भारतीय सिविल सेवक, अगर पहले भारतीय सिविल सेवक की बात करते हैं तो इनका नाम क्या हो जाता है, सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाता है। हम सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो आंसर है उसी को बताएंगे सीधा सीधा, ताकि हमारे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो सके। ये कब बने थे भाई, तो ये बने थे आपके 1863 ईस्वी में बने थे, ये बात ध्यान रखनी है आपको। रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 18 सभी का आना चाहिए आंसर फटाफट। करनाल, करनाल जो भैया एक करनाल लड़ाई है आपकी, कब होती है, 1739 में होती है लड़ाई। फारसी राजा नादिर शाह ने किसकी सेना को हराकर जीती थी। करनाल की लड़ाई जो फारसी राजा जो है आपके, फारस के राजा है नादिर शाह, इन्होंने किस व्यक्ति को इसमें हराया था, किस सेना को हराया था, तो आप बताएंगे भैया मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की सेना को हराया, सुजाउद्दौला अवध के नवाब को हराया, गुलाम मोहम्मद गौस खान को हराया, फिर गयासुद्दीन बलबन को हराया था। आप बताएंगे कि जो आपके नासिर सादी हैं, इन्होंने किसकी सेना को हराया था, तो आप लोग क्या बताएंगे, इन्होंने किसको हराया भैया, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की सेना को हरा दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सभी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसी प्रकार से सभी साथी लगे रहेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है।
ये युद्ध होता कब है भाई? ये युद्ध आपका होता है 1739, आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको ब्रैकेट में दिया भी गया है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। हर्यक वंश के उस भारतीय शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था। ठीक है, चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन कहा गया है। अजात शत्रु के पुत्र का नाम बताना है भाई, बाकी कुछ नहीं पढ़ना आपको। अजात शत्रु के पुत्र का नाम बता दो, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। अगर अजात शत्रु के नाम नहीं जानते हो तो बता दो फिर पाटिल पुत्र शहर किसने बसाया था, ये क्वेश्चन तो आप जानते होगे। चलिए, ये दोनों में से एक जानते होगे, मींस दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब एक ही व्यक्ति है। जो अजात शत्रु का पुत्र था उसी ने क्या किया था? पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। तो आप क्या बताएंगे? इसका सही जवाब क्या बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 19। तो भैया हर्यक वंश का वह शासक जिसने क्या किया था? पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की, तो उसका नाम क्या है भैया? उसका नाम है उदयनी। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर बात करते हैं अंतिम शासक कौन था हर्यक वंश का भाई? अंतिम शासक, आपका सही जवाब आना चाहिए भाई। अंतिम शासक बता दो, किस वंश का अंतिम शासक हम पूछ रहे हैं आपसे? हर्यक वंश का। किस वंश का? हर्यक वंश का अंतिम शासक पूछ रहे हैं, आपको बताना है। तो अंतिम शासक कौन सा आपका था भाई? ये था, इसका नाम नागदशक। ठीक है, नाम क्या था? नागदशक, नागों को दसने वाला नागदशक। ये किसका था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर बात करते हैं इसका संस्थापक कौन था, अगर बात करें हर्यक वंश का संस्थापक आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? अगर आपसे पूछ दे कि हर्यक वंश का भाई संस्थापक कौन था, बता दो एक बार, हमें एग्जाम में आया है क्वेश्चन। हर्यक वंश का संस्थापक आपसे पूछेगा तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिंबिसार के द्वारा। किसके द्वारा? बिंबिसार ने की थी हर्यक वंश की स्थापना। इसका अंतिम शासक कौन सा था? नागदशक। और पाटलिपुत्र की शहर की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था उदयनी, जो किसके पुत्र थे? ये पुत्र थे आपके अजातशत्रु के। सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन छूट के जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए बता दो एक बार, कोई क्वेश्चन छूट के जाएगा नहीं जाएगा? सभी बताएंगे एक बार कमेंट बॉक्स में, फटाफट आंसर आने चाहिए, बताओ एक बार। चलिए, तब तक आगे का आंसर भी बताओ और साथ ही साथ हमें ये बताओ आपका क्वेश्चन कोई भी छूटेगा कि नहीं छूटेगा, अब तक जितने क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। आगे बढ़ जाते हैं भाई। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? आप जानते हो भैया स्वच्छता से संबंधित व्यक्ति कौन से हैं इसमें से? तो इसमें से सबसे ज्यादा स्वच्छता से संबंधित कौन थे? आपके महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के ही उस पर शुरू किया गया होगा। लेकिन ये क्वेश्चन बनता है कब शुरू किया गया? कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया भाई आपका 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था? 1914 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आपके श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप जान जाओगे कि स्वच्छता से संबंधित हमारे महात्मा गांधी थे, इन्हीं से हो सकता है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह। पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह प्रमुख जो है ये किसके विरुद्ध किया गया था? क्या रॉलेट एक्ट के, बंगाल विभाजन के विरुद्ध, खाद्य उत्पाद के विरुद्ध, या नमक कर पर? किसके विरुद्ध महात्मा गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किया था? आप लोग बताएंगे भाई किसके विरुद्ध किया गया था? तो ये तो आपके रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में किया गया था। ऑप्शन ए होगा कि नहीं होगा प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग। सभी के आंसर आने चाहिए। क्लास लंबी है, कमेंट नहीं देख पाएंगे, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन आपके आंसर नहीं रुकने चाहिए वरना फोन में घुस के मारेंगे तुमको हम आज। ठीक है, सभी बताओ, एक एक आंसर बताना चाहिए। सभी का एक एक आंसर आया, हम कमेंट देखें या ना देखें? ठीक है, अगर आपका डाउट होगा तो जरूर बताएंगे आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, रॉलेट एक्ट बताएंगे आप लोग। रॉलेट एक्ट जब भारत आया वो कब आया? आप लोग ये बात भी बताओ। रॉलेट एक्ट भारत कब आता है भाई? तो भारत ये कब आता है? 1919 में आता है कि नहीं? आता है, बिल्कुल आता है। अगर बात कर दे अध्यक्ष आपके कौन है भाई? इसके अध्यक्ष कौन थे, आप बता पाएंगे क्या? अगर आपसे रॉलेट एक्ट के अध्यक्ष पूछ दे कौन अध्यक्ष बन के आए थे, क्या आप बता पाओगे? कौन आए थे भैया? सर सिंहनी रोल आए थे। कौन? सर सिंहनी। कौन आए थे भाई बन के? सर सिंहनी रॉलेट आए थे, आपको ध्यान रखना है, रॉलेट आए। चलिए, ये बात समझ में आ गई भाई। अध्यक्ष कौन आया था रॉलेट एक्ट के बन के? सर सिंहनी रॉलेट। और जो रॉलेट एक्ट का नाम रखा गया वो किसके नाम पर? ये जो आपके अध्यक्ष थे सर सिंहनी रॉलेट, इनके जो रॉलेट अंत का है इसी के आधार पर क्या रखा गया? इसका नाम, जो ये एक्ट आया भारत के अंदर तो इसका नाम रखा गया रॉलेट एक्ट। आपको ध्यान रखनी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये 1 2 3 और 4, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। आप बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा सही नहीं है। सही है नहीं पूछा गया, सही नहीं है पूछा गया है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, चलिए आप लोग बता देंगे। चलिए आंसर आ चुका है सभी का, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ चुका है। कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा जो है वो सही नहीं है, इसमें कौन सा जो है वो गलत दिया गया है? पशुओं का मांस प्रधान भोजन था। जो पशुओं का मांस था वो क्या था? प्रधान भोजन था। ये जो कथन दिया गया है ये बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, क्यों गलत दिया गया है? क्योंकि इनका जो प्रमुख भोजन था भाई, अर्थात अगर बात करते हैं, अगर इनका प्रधान भोजन की बात करो तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इनका प्रधान भोजन क्या था? प्रधान भोजन था गेहूं और जौ, गेहूं खाना और जौ खाना। ठीक है, गेहूं और जौ जो है यही इनका क्या था? प्रधान भोजन था। ये बात सभी को ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन आपका कौन सा गलत दिया गया है? पशुओं का मांस एवं भोजन करना। सही क्या है? एक शहरी सभ्यता थी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ के लोग सुनियोजित रहते थे, ये भी बात सही है आपकी। यहाँ वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में लगभग इतने ईसा 2500 ईसा पूर्व में क्या था? फला फूला था, ये भी सही है। ये वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है भाई, घर पके हुए ईंटों से बने थे, ये भी आपके साक्ष्य मिले थे, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो आपका गलत आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सभी का आंसर आ चुका था बी, बिल बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती कि सभी आंसर कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सत्य नहीं है? फिर से पूछा गया कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन क्या है? गलत है, अर्थात सही नहीं दिया गया है। चलिए, चोट शारीरिक, भावनात्मक या आर्थिक हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको चोट लगेगी, कि अधिनियम में कहा गया था कि जो आपका घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया, इसमें कहा गया अगर आपको चोट लगती है तो क्या है? भावनात्मक हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, कोई बात नहीं, ये आपका आंसर हो जाता है सही। ठीक है, अगर बात करें ऑप्शन नंबर 2, यह कार्यस्थल पर हिंसा पर भी लागू होता है। जो आपका कार्यस्थल है वहां पर अगर आपके साथ में हिंसा होती तो वहां पर क्या था? लागू नहीं होता था। आपका ऑप्शन कौन सा दिया गया? गलत। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही दिया गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। किसके शासन काल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? चलिए आप बताएं, इसका सही जवाब आप लोग पढ़ चुके हैं इसको बहुत बार। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं आंसर देखूंगा नहीं, पर आपके आंसर आने चाहिए कमेंट बॉक्स में। अगर कमेंट बॉक्स रुक गया तो मैं मारूंगा आपको निकल कर फोन में आपके। ठीक है, अगर आप लैपटॉप से देख रहे हैं तो लैपटॉप से निकल कर मारेंगे, अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल से निकल कर मारेंगे। ये मत भूलना कि मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ठीक है, मैं निकल जाऊंगा बाहर। किसके शासन काल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किसके शासन काल में किया? आप बता रहे हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किसके शासन काल में किया था आपको बताना है। क्या अकबर हो जाएंगे आपके, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें यहीं पर कि भैया तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया, भारत पर आक्रमण कब करते हैं तैमूर? तो तैमूर जो भारत पर आक्रमण करते हैं वो कब करते हैं? 1398 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना है कब करते हैं भाई? 1398 ईस्वी में करते हैं आक्रमण भारत पर। ठीक है, अगर जो आपके महमूद शाह तुगलक थे ये किस वंश के शासक थे? तो ये तुगलक वंश के शासक थे। ठीक, तुगलक वंश के शासक थे, ये बात आपको याद रखनी है, कोई बात नहीं होगी। तुगलक वंश के शासक थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। क्या मुगल सेना के विरुद्ध लड़ने वाले सिंहगढ़ किले के सफल बचाव में किस में मराठा योद्धा की मृत्यु हुई? जो आपका सिंहगढ़ किला था उसका जो बचत था उसका सफल, उसको बचाने के लिए, उसको सुरक्षित बचाने के लिए किस मराठा योद्धा ने अपनी मृत्यु, अपनी जान की कुर्बानी कर दी, अपनी मृत्युदंड ले लिया? आप बताएंगे किसकी मृत्यु हुई थी इसमें? तो इसमें मृत्यु किसकी हुई थी भैया? तानाजी मालूसरे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हाथी किस भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह है? हाथी
किस भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह है? आप लोग बहुत पर्चा बीनते होंगे छोटे पे। आप लोग बताओ, आप बचपन में बहुत सारे पर्चे जब आते होंगे चुनाव के समय में, गाड़ियां आती होंगी, उसके पीछे भागते होंगे, पर्चा दे दो, पर्चा दे दो। तो आपको पता होगा हाथी किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, आप बता देंगे एक बार। फटाफट आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 सभी का आंसर हो जाना चाहिए। किसका है भाई? तो ये किसका है? बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। सभी के आंसर आ चुके हैं, सभी ने पर्चा बीना है, हमें उम्मीद है तभी आप लोग सही आंसर कर पा रहे हो इसका। सभी ने पर्चा बीना है, गाड़ी के पीछे पर्चा दे दो, पर्चा दे दो कर करके। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएंगे यार। थोड़ी थोड़ी चीजें चलती रहती हैं, कोई बात नहीं है। अगर बात करते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी, जो आपकी पार्टी है जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना कब की जाती है? स्थापना की जाती कब? 1984 में। किसके द्वारा? कांसीराम के द्वारा। स्थापना कब की जाती? 1984 में स्थापना की जाती। किसके द्वारा? कांसीराम के द्वारा। कांसीराम के द्वारा स्थापना की जाती। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत है? अगर बात करें वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आप बताएंगे? वर्तमान किसके अंडर में है? तो वर्तमान में किसके अंडर में ये पार्टी काम करती है? मायावती जी के अंडर में ये पार्टी काम करती है। कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र मामले में किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई? जो भैया आपका काकोरी कांड होता है, तो काकोरी कांड में किन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है? बहुत ही दुखद घटना है आपके जीवन में, अपने जीवन में। सभी लोग एक बार बता रहे होंगे किनको सुनाई जाती है, किसको सुनाई जाती है भाई? तो ये किसको सुनाई जाती है? ऑप्शन कौन सा करेंगे? ऑप्शन करेंगे दैट इज द राइट आंसर। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को क्या किया जाता है? फांसी की सजा सुना दी जाती है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। इनके साथ में किसको किसको फांसी की सजा सुनाई जाती है? इनके साथ में किन दो और व्यक्ति हैं जिनको फांसी सुनाई जाती है? तो इन्हीं के साथ में भैया रोशन सिंह को फांसी दी जाती है। किसको? रोशन सिंह को फांसी दी जाती है। और एक व्यक्ति और है जिनको फांसी दी जाती है, उनका नाम क्या है? राजेंद्र लाहिड़ी। आपको याद रखना है भाई, राजेंद्र लाहिड़ी। कोई दिक्कत है? नहीं होगी आपको। यहां तक सारी बातें आपकी क्लियर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अशोक के शिलालेख संस्करणों में से किस लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिले? चलिए, जो भैया अशोक के शिलालेख हैं उसमें सबसे अच्छे उदाहरण किस में मिले? किस लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण निकले हैं अशोक के शिलालेख? आप लोग बताएंगे क्या ग्रंथ है आपके? ब्राह्मणी है, कदम्ब है, या फिर शारदा है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार करेक्ट आंसर सभी साथी जरूर बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 28 का सभी का आंसर आना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, इस बार बोलूंगा नहीं, आपको मारने लगूंगा। तो चलिए बता देंगे आप लोग इसका सही जवाब क्या हो जाएगा एक बार सभी। तो कौन सी लिपि के मिले थे? वो लिपि थी आपकी ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, कर्नाटक के राष्ट्रीय कूट वंश के पहले और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन थे जिन्होंने बादामी के चालुक्यों को हराया? भैया कर्नाटक के राष्ट्रकूट, जो कर्नाटक के ऊपर राष्ट्रकूट वंश था, वहां के पहले और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन थे? ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? बादामी के चालुक्यों को हराया था। वो कौन थे? दंती दुर्ग थे, हरिहर प्रथम थे, या फिर उत्तम थे, या फिर बिंदुसार थे? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? कौन थे? तो ये थे आपके दुंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए, इन्होंने चालुक्यों को कब हराया? तो 753 ईसा पूर्व में। कब हराया था भाई? 753 ईसा पूर्व। 753 बताएंगे आप लोग कब? 753 एडी में हराया गया। ये बात आपको सही लगी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगर बात करते हैं राष्ट्रकूट, अगर राष्ट्रकूट के संस्थापक की बात करें, अगर राष्ट्रकूट का संस्थापक आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? राष्ट्रकूट का संस्थापक आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे भैया? दंती दुर्ग ही बताओगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताओगे? दंती दुर्ग बताओगे। दंती दुर्ग ये आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही की थी इसकी स्थापना। और राजधानी किसको बनाया था? गुलबर्गा को अपनी राजधानी नियुक्त की थी। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो किस युद्ध में पराजित हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो आप सभी को पता है भाई, ये कहां पर पराजित होता है? तो ये पराजित होता है आपके वाटरलू मैदान में। कहां पर? वाटरलू के मैदान में पराजित होता है। ये वाटरलू का मैदान है कहां पर? ये बात भी तो हमें पता होनी चाहिए सर जी। ये पता है हमें, कहां पर है? बेल्जियम के अंदर है।
कहां पर है? बेल्जियम के अंदर है एक मैदान जिसका नाम है वाटरलू का मैदान, आपको ध्यान रखना है। और ये नेपोलियन था कौन भाई? नेपोलियन कौन था? तो ये था आपका फ्रांसीसी सम्राट, फ्रांसीसी सम्राट। फ्रांसीसी सम्राट को किस नाम का नाम क्या था? ये था आपका नेपोलियन, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये किसकी प्रतिमा है, आप बताएंगे एक बार? स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है, आप एक बार बताएंगे भाई? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये प्रतिमा जो है ये किसकी प्रतिमा है? तो ये भैया हम आपको बता चुके हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और इनके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, आपके पहले उप प्रधानमंत्री बने और क्या बने थे? पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री बनाए गए स्वतंत्र भारत के, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी है कहां पर? तो ये आपके गुजरात में है, ठीक है। कहां पर है? कहां पर है भाई? गुजरात के अंदर है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सभी का। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में निर्मित अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज के नाम किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताएंगे आप किस नाम से जानते हैं भैया? आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसको किस नाम से जानते हैं भाई? इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। तराइन के युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित हुए। पृथ्वीराज चौहान है ये क्या करते हैं भाई? 1192 के अंदर तराइन का युद्ध होता है। कौन सा? तराइन का युद्ध होता है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं भाई। कौन हारता है? पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो क्या हो जाते हैं? वो जाते हैं हार। लेकिन इनको पराजित करने वाले व्यक्ति का नाम भी तो बताना पड़ेगा। इनको पराजित करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? उसका नाम क्या है? मोहम्मद गौरी हराता है। कौन? इनको कौन हराता है भाई? मोहम्मद गौरी देता है हरा और ये जाते हैं हार। आपको ध्यान रखना है। तो आपका मोहम्मद गौरी कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए पर ही है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है आपकी नहीं होगी, ठीक है। अगर बात करते हैं भैया तराइन का पहला युद्ध, ठीक है। अगर यहीं पर बात करो तराइन में कितने युद्ध हुए थे, आप बताएंगे सर जी 2 युद्ध हुए। पहला युद्ध कब होता है, आप बताएंगे एक बार? पहला युद्ध कब होता है, आप बताएंगे? 1191 में होता है। पहला युद्ध कब होता है? 1191 में होता है। किसके बीच में होता है? चौहान और गौरी के बीच में हो जाता है। ये भी पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? चौहान और गौरी के बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी के बीच में। जिसका विजेता कौन रहा था? आपके चौहान ने गौरी को हराया। और इसी के बाद दूसरा युद्ध हो जाता है 1 साल के अंदर, जिसमें विजय किसकी होती है? गौरी इस युद्ध में विजय हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। दोनों युद्ध कहां पर हुए थे? दोनों युद्ध किस मैदान में हुए? तराइन के मैदान में हुए। ये बात ध्यान रखना है। प्रथम युद्ध आपका 1191 में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। और उसके बाद 1192 में दूसरा युद्ध होता है, जिसमें विजय होती है आपकी मोहम्मद गौरी की। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, यहां से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह में से संबंधित है? बेगम हजरत महल का संबंध किससे है? तो भैया ये तो आप जानते होंगे कि सिपाही विद्रोह 1857 से संबंध रखती हैं। कहां से सिपाही विद्रोह 1857 से संबंध है? ये है कौन? तो बात करेंगे वाजिद अली, वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी, ठीक है। वाजिद अली शाह की कौन सी पत्नी? दूसरे नंबर की पत्नी है। ये बात भी ध्यान रखेंगे हम लोग। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं इनका मकबरा कहाँ है, बेगम हजरत महल का मकबरा कहां पर है? तो मकबरा है आपका काठमांडू में। कोई बात नहीं, आगे हम बढ़ जाएंगे, इतनी बातें आपको पता हो गई होंगी। जो आपके 34 क्वेश्चन हुए सारे क्वेश्चन आपको पता हो गए होंगे एक बार, ठीक है। ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी का मकबरा भाई किस शहर में स्थित है? आपके चंदन नगर में, औरंगाबाद में, अहमदाबाद में या फिर कटक में? तो आप क्या बता रहे हैं? बीबी का मकबरा सर जी कहां पर स्थित है? तो बीबी का मकबरा आपके औरंगाबाद में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने। निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। कब करवाया था? 1660 में। कहां पर? औरंगाबाद। आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में क्यों महत्वपूर्ण है? जो भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है कहां पर? लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर अधिवेशन कब हुआ था? वो आपका हुआ 1929 में। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहीं पर क्या हुआ था? यहीं पर क्या हुआ भैया?
पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया। ऑप्शन आपका एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है इसमें, जीएस कोई हवा नहीं होती है, ठीक है। अध्यक्ष कौन था यहां पर? यहां पर अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो आपके अध्यक्ष जो थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है यहां से, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा हर बार। इतनी बातें क्लियर है? अगर क्लियर है तो जरूर बताएंगे सभी साथी फिर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बताते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन किए। वैदिक काल के जो हमारे महत्वपूर्ण देवी देवता थे उनका चयन करना है, उनके सही का समूह का। तो वो कौन से थे? हमारे अग्नि थे, अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता। ऑप्शन नंबर 4 हमारे करेक्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात है, सभी का आंसर आ रहा है कि सर जी बता रहे हैं, अग्नि देवता बता रहे हैं, सोम देवता बता रहे हैं, हमारे इंद्र देवता बता रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। रैयतवाड़ी प्रथा किसने शुरू की थी? रैयतवाड़ी प्रथा किसने शुरू किया था, तो किसने लागू की थी? तो आप क्या बताएंगे भाई? रैयतवाड़ी प्रथा किसके द्वारा शुरू की जाती है भारत के अंदर? तो वो शुरू करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम है थॉमस मुनरो। आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं करना है। कौन थे? थॉमस मुनरो। ऑप्शन कौन सा करेंगे? ऑप्शन कर देंगे सी इज द राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसने क्या शुरू की? रैयतवाड़ी प्रथा के साथ साथ में मुनरो ने क्या शुरू किया भाई? मुनरो ने क्या शुरू किया था? भू राजस्व प्रणाली भी शुरू कर दी थी। क्या? भू राजस्व प्रणाली। यहां तक बात समझ में आ गई है, आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को कहां पर हराया था? 1526 के अंदर बाबर ने इब्राहिम लोधी को कहां पर परास्त किया? तो ये भैया कहां पर परास्त करते हैं? पानीपत में परास्त करते हैं। तो भैया प्रथम युद्ध कब होता है? प्रथम पानीपत हुआ युद्ध, प्रथम पानीपत युद्ध, अर्थात पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है आप बताएंगे? पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? ये होता है आपका 1526 में। किसके बीच में? तो आप कह रहे होंगे सर जी एक तो इसमें था बाबर, एक बाबर नाम का व्यक्ति था, दूसरा आपका कौन था? दूसरा था इब्राहिम लोधी। कौन? दूसरा था इब्राहिम लोधी, आपको ध्यान रखना है। ये बात समझ में आई है? 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। कहां पर? पानीपत के युद्ध में, पानीपत के मैदान में, जो कि पानीपत प्रथम के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। निम्नलिखित शासकों में से कौन मध्यकालीन भारत में बाजार नियामक उपायों से संबंधित है? बाजार नियामक उपायों से संबंधित व्यक्ति कौन सा है जिसका नाम बताना है आपका? तो कौन हो जाते हैं इसमें बाजार नियामक उपायों से संबंधित? जो कौन है आपके? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है सभी को आंसर। सभी का खिलजी खिलजी खिलजी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। अगर दरबारी कवि इनके कौन थे एक बार बताएंगे क्या? दरबारी इनके कवि कौन थे? दरबारी कवि कवि कौन थे? तो जिनका नाम क्या था? अमीर खुसरो। दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो। आपको ध्यान रखना है, कोई परेशानी? नो डाउट, नो डाउट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, डाउट नहीं होना चाहिए। अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? हड़प्पा का कौन सा एक शहर है जो हड़प्पा शहर नहीं है? आप लोग बताएंगे। तो हड़प्पा शहर कौन सा नहीं है? मेहरगढ़ जो शहर है वो एक हड़प्पा शहर नहीं है। कैसा शहर है फिर भाई? अगर मेहरगढ़ हड़प्पा शहर नहीं है तो यह कैसा है? नवपाषाण स्थल है भाई। कौन सा? नवपाषाण स्थल, आपको याद रखना है, नवपाषाण स्थल। कोई डाउट है? नहीं डाउट होगा। कौन सा स्थल है? नवपाषाण स्थल है। और यहां पर साक्ष्य किसके मिले थे? साक्ष्य मिले थे गेहूं और जौ के। गेहूं व जौ के साक्ष्य मिलते हैं हमें कहां से? मेहरगढ़ से। आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए, भीमबेटका, भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल है जो किसके लिए जाना जाता है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है आप बताएंगे? कि अशोककालीन स्तंभ के लिए, प्रागैतिहासिक शैलाश्रय के लिए, एक शैलीय मंदिर के लिए, या फिर बुद्ध स्तूप के लिए? तो भैया आपके जो भीमबेटका है ये किसके लिए प्रसिद्ध है आप बताएंगे? ये भैया प्रागैतिहासिक शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर है बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई। भीमबेटका है कहां पर? रायसेन जिले में है।
भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहां पर हैं? भीमबेटका जो है ये कहां पर है? तो आप लोग बता रहे हैं कि सर जी भीमबेटका के बारे में बताओ, तो भीमबेटका कहां पर है? रायसर, कहां पर? रायगढ़ जिले, सॉरी किस जिले में? रायसेन, हमें अभी आपको बताया भाई रायसेन जिले में स्थित है। अगर रायसेन जिला है तो जिला कहाँ का है? जिला है एमपी का, हमारा मध्य प्रदेश। आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया जाता है भाई? इसको 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को में शामिल किया गया कब? 2003 के अंदर यूनेस्को में शामिल कर लिया जाता है। अगर इसकी पूछेंगे खोज किसने की थी, अगर आपसे पूछ दे सर जी भीमबेटका गुफा की खोज किसके द्वारा की गई, कौन से व्यक्ति हैं, उन प्रमुख व्यक्ति का नाम बताओ जिन्होंने इसकी खोज की थी, तो उनका नाम आपको जुबान पर किसका लेना है? नाम लेना है वीएस वाकड़कर। किसका नाम लेंगे? नाम लेंगे वीएस वाकड़कर। कोई दिक्कत है? वीएस वाकड़कर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेंगे आप? ऑप्शन करेंगे 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नया क्वेश्चन अपना। निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस शासक ने बनवाया था? आप बता रहे होंगे सर जी अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ऑप्शन कौन सा करेंगे? 4 करेंगे कि नहीं? कुतुबुद्दीन ने कौन सा बनवाया भैया? कौन सा एक बनवाया जिसका नाम क्या? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जिसका निर्माण कौन करवाते हैं? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक करवाते हैं। और इन्होंने ही क्या किया था? कुतुब मीनार की नींव रखी थी भाई। कुतुब मीनार की नींव यार, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? आप बता रहे हैं भैया, आप बता रहे हैं भैया कुतुब मीनार की नींव भी किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये लाखों का दान देने का भी कार्य करते थे, जिनका नाम है आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक। और इनके पोलो खेलते समय क्या हो गई थी आपकी मौत? अच्छा बताएंगे पोलो खेलते समय किसकी मौत हुई थी? चलिए, गांधी इरविन समझौता भारत में के निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपका जो गांधी इरविन समझौता होता है वो भारत में किस आंदोलन से संबंध रखता है आपका? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ये समझौता होता कब है? गांधी इरविन समझौता जो है भाई ये होता कब है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं यहां पर। ठीक है, गांधी इरविन समझौता जो होता है ये होता कब है? तो ये होता है आपका, यहां पर लिख देंगे 5 मार्च। कब भैया होता है? 5 मार्च को होता है। और दिन कौन सा होता है आपका? 1931 का सन होता है। 5 मार्च का दिन, सन आपका 1931, साल आपका कौन सा था? 1931 का साल था। उस दिन क्या होता है भैया? आपका गांधी इरविन समझौता हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्योहार मनाते हैं? भैया मोहम्मद पैगंबर साहब जो हैं इनके जन्मदिन को मनाने के लिए हम लोग कौन सा त्योहार मनाते हैं? आप बताएंगे। ईद उल फितर को मनाया जाता है, शब बारात को मनाया जाता है, ईद उल अजहा, मिलाद उल नबी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक बार कमेंट करेंगे सारे भाई, सारे भाई कमेंट करेंगे एक बार। किस नाम से मनाया जाता है? तो मनाया जाता है मिलाद उल नबी के नाम से जाना जाता है। किसके जन्मदिन को? पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती को मनाते हैं हम लोग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। ये कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो मोहम्मद पैगंबर साहब। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। भारत में बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय ने किया था? भारत के अंदर बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय के द्वारा किया गया? तो आप बता रहे होंगे बंगाल का विभाजन सर जी आप बार बार पढ़ा चुके हो, बार बार पढ़ा चुके हो, बहुत बार पढ़ा चुके हो। तो कौन पढ़ा चुके हैं? किसको बताए हैं हम? लॉर्ड कर्जन को बताए हैं। बहुत बार आपको बताए हैं, आपको रट गया होगा कि बंगाल का विभाजन भाई कब होता है? 1905 में होता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 2 भागों में हुआ था। पहले तो इसकी होती है घोषणा भैया, पहले बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है, उसके बाद किया जाता है बंगाल का विभाजन। ठीक है, उसके बाद पहले घोषणा हुई, बाद में क्या हुआ आपका? विभाजन बाद में हुआ था। पहले अनाउंस कर दिया गया था कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। ठीक है, कब किया जाएगा ये चीज बता दी गई, और किया नहीं गया। ये घोषणा कब की जाती है? घोषणा की जाती है 20 जुलाई को। घोषणा है होती है 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 को क्या होती है? इसकी घोषणा हो जाती है कि बंगाल का विभाजन होना है।
लेकिन कब होना है ये बताया गया कि होगा ये कब, 16 अक्टूबर को होगा भाई, 16 अक्टूबर 1905 को होगा, ये बात बताई गई। दो बार में इन्होंने, पहली बार में घोषणा की 20 जुलाई 1905 को घोषणा करते हैं कि बंगाल का विभाजन करेंगे, कब करेंगे, 16 अक्टूबर 1905 को कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धरोहर स्थल द्रविड़ वास्तुकला की शैली को दर्शाता है? द्रविड़ वास्तुकला की शैली को दर्शाने वाला जो एक है वो बताएंगे आपको कौन सा है। द्रविड़ वास्तुकला की शैली, तो आपका सभी जवाब क्या हो जाएगा, द्रविड़ वास्तुकला की शैली कौन सा है, हम्पी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? एक आंदोलन चलता है जिसका नाम है शुद्धि, तो शुद्धि आंदोलन के संस्थापक आपसे पूछा गया है तो आप बताएंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती। भैया स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने और किसकी स्थापना की है, आर्य समाज की स्थापना की है, ये बात ध्यान रखेंगे, आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई। कोई डाउट होगा यहाँ पर, नहीं होगा भाई आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, शेरशाह के बारे में पढ़ेंगे। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? जो शेरशाह सूरी के द्वारा सिक्के जारी किए गए थे, किस चीज के, चांदी के सिक्के, उनको किस नाम से जाना जाता है भाई, किस नाम से? चांदी के सिक्के जो जारी किए गए उसको रुपया के नाम से जानते हैं। रुपया किसने चलाया? शेरशाह सूरी साहब ने चलाया। ऑप्शन कर देंगे राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, पुरंदर की संधि पर किसके बीच हस्ताक्षर किए गए? सभी का आंसर आना चाहिए भाई, देख रहा हूं इस बार कमेंट में पढ़ूंगा सभी के, जिसका जिसका कमेंट आएगा उसका उसका कमेंट पढ़ना है। इस क्वेश्चन पे सभी लोग कर दो फटाफट। पुरंदर की संबंधी मुगल मराठा, चलिए बहुत बढ़िया, किसके द्वारा किया गया है? मुगल व मराठा के बीच की जो संधि हुई है वो मुगल और मराठा के बीच में हुई है। बहुत बढ़िया कमेंट कर दिया है आपने भाई। राधिका गुप्ता, बहुत बढ़िया कमेंट आया है। टारगेट एग्जाम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रामजी कुर्मी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से सभी लोग बताते रहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सभी ने आंसर दिया, बहुत सही आंसर दिया गया सभी के द्वारा। ठीक है, चलिए, भारत के रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई है? भारत की जो रियासतें थी उनका एकीकरण की निर्णय में किसने भूमिका अपनी निभाई है? तो क्वेश्चन नंबर 51 है, बहुत ही पूरा। तो किसने निभाई है भाई? सरदार पटेल जी ने निभाई है। ऑप्शन करेंगे दो, बिल्कुल राइट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको ध्यान रखना है ये क्या थे भाई, एक बार और आपको बताएंगे, एक बार आपको और बताएंगे ये क्या थे, गृह मंत्री थे पहले, पहले गृह मंत्री थे और साथ ही साथ में क्या बने थे, उप प्रधानमंत्री भी बने थे। ये बात ध्यान रखो, ये पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में, 2019 में एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर लिख के लाया हूं, ऐसे फालतू की चीजें नहीं लेके आता। चलिए बताएंगे आप। आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। कौन सा आंदोलन है जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया जाता है। वो कौन सा आंदोलन होता है? आंदोलन का नाम क्या होता है? खिलाफत आंदोलन। इसका नेतृत्व कौन करते हैं आपके? एक तो करते हैं मोहम्मद अली और दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है शौकत अली। ये दोनों भाई मिलकर क्या करते हैं? आपके खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और सफल आंदोलन करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ेंगे भाई, अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कानपुर शहर में 1857, कानपुर शहर के अंदर 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो आपका सिपाही विद्रोह होता है कब भाई? 1857 में। उसमें कानपुर से उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? कानपुर से नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? कानपुर से नाना साहेब के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि नहीं? ऑप्शन 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा जी। अगर बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से किया था? झांसी और ग्वालियर से इसका नेतृत्व किया था। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे, झांसी व ग्वालियर, झांसी व ग्वालियर से नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया जाता है नेतृत्व 1857 के विद्रोह में। अगर बेगम हजरत महल की बात करो भाई, बेगम हजरत महल की बात करो, ये 3 जगह से कर रही थी। एक तो आपके आगरा से, दूसरे लखनऊ से, तीसरे अवध से। ठीक है, ये 3 जगह से कर रही थी। लखनऊ का नेतृत्व, आगरा का नेतृत्व भाई, और साथ ही साथ में इन्होंने कहां का किया था? अवध का नेतृत्व किया था। ये बात है क्लियर है। अगर कुंवर सिंह की बात करेंगे तो कुंवर सिंह ने कहां से इसका नेतृत्व किया था भाई? बिहार के जगदीशपुर से। ठीक है, बिहार से किया था। वो भी जगह कौन सी थी? जिसका नाम था जगदीशपुर। ये बात समझ में आ गई है आपके? ये चीजें समझ में आ गई कौन से व्यक्ति ने कहां से 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया, कार्यभार अपना संभाला, वो व्यक्ति कौन कौन से, सभी के नाम आप लोग याद कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, कितना बनेगा, 100% बनेगा भाई, 100% क्वेश्चन बनेगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए बताएंगे आप लोग, तब तक अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग एक बार इसको रिवाइज करेंगे और अगला क्वेश्चन बताने के लिए तैयार हो जाएंगे। अपना अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बस 1 सेकंड में ये रहा, आपके सामने आ गया है आंसर। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस को निम्न में से किस भाषा में लिखा था। बहुत लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत लंबा पूछा गया घुमा के, लेकिन हमें ध्यान देना है कि रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया। रामचरित जो लिखी गई, रामचरितमानस लिखी गई, वो किस भाषा में लिखी गई भाई। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखी जाती है, आपके अवधि में लिखी जाती है, ठीक है। संस्कृत में क्या लिखी गई थी, रामायण लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में रामायण लिखी गई थी। रामायण लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, क्या नाम है, वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि, वाल्मीकि के जी के द्वारा क्या लिखा जाता है, आपकी रामायण लिखी जाती है। और रामचरितमानस किससे संबंधित है, आपके तुलसीदास से संबंधित, जिन्होंने अवधी भाषा में लिखा था। यहां तक बात आपकी समझ में आ गई है। इसमें कांड कितने होते हैं, रामचरितमानस में कितने कांड हैं, आप बताएंगे एक बार। चलिए इसको इरेज कर देते हैं भाई, रामचरितमानस के कांड कितने हैं, आप बता पाओगे क्या, इसमें कांड कितने हैं, रामचरितमानस में कांड कितने हैं। तो आप बता रहे हो सर जी 7 कांड हैं, कौन से हैं बता दो एक बार। 7 कांड हैं, कौन से हैं, सबसे पहला आपका कौन सा आता है, बालक कांड, कौन सा, बालक कांड आता है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका आता है भाई कौन सा, अयोध्या कांड, ये बात समझ में आ गई है। दूसरा आपका आएगा भाई कौन सा, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड, ठीक है, ये बात समझ में आई। 2 कांड हो गए। तीसरा कांड आपका कौन सा है रामचरितमानस का, जो है आपका आरण्य कांड, ये बात ध्यान रखनी है, आरण्य कांड। अगर चौथे भाग की बात करते हैं, चौथा भाग आपसे कौन होता है, जिसका नाम है किष्किंधा कांड, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कौन सा, किष्किंधा कांड। कोई दिक्कत है, अगर अगले भाग की बात करते हैं, आपके 4 हो गए, अगर 5वां भाग हम लोग पूछते हैं तो कौन सा आता है, आपका सुंदर कांड आता है भाई। कौन सा आता है, एक आपका आता है सुंदर कांड, कौन सा आता है, सुंदर कांड आता है। उसके बाद आपका एक और कांड आता है जिसका नाम है लंका कांड, ठीक है। एक अंतिम कांड है जिसका नाम क्या है, उत्तर कांड, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। 7 कांड है आपके, बालक कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, उत्तर कांड, और आपका कौन सा आता है, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये बातें समझ में आ गई है भाई। अगर बात करें इसमें सबसे बड़ा कांड कौन सा है रामायण का, सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो आप बता रहे होंगे भाई सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कांड का नाम क्या है, बालक कांड। अगर सबसे छोटा पूछा जाता है तो छोटा है सबसे कौन सा है, किष्किंधा कांड। सबसे छोटा कांड रामचरितमानस का कौन सा है, किष्किंधा कांड। इसकी भाषा क्या थी, भाषा थी अवधी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर बात करेंगे भाई 2021 के क्वेश्चन जितने भी आए अभी तक, ये जो हमारे क्वेश्चन थे ये कहां के क्वेश्चन थे, 2019 से क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 के क्वेश्चन थे। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 2000 कब 21 कब प्रवेश करते हैं, 2021 में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं भाई, ठीक, 2021 में कर गए हैं प्रवेश। अब बात करेंगे 2021 का पहला क्वेश्चन आता है। 2021 में पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया, हिस्ट्री का। हड़प्पा स्थल रंगपुर वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। जो हड़प्पा का एक स्थल है जिसका नाम क्या है, रंगपुर, और ये किस भारत के राज्य में स्थित है, ये आपके स्थित है गुजरात में। आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई, आप बताएंगे एक बार, क्या बताएंगे आप, यहां से क्या मिला भाई, यहां से क्या मिला, पौधों के अवशेष मिले, पौधों के अवशेष मिले जी, कहां से मिले आप बताएंगे, पौधों के आपके अवशेष मिले। पौधों के अवशेष मिलते हैं कहां से, रंगपुर से मिलते हैं। घर की दीवारें मिलती हैं कहां पर, रंगपुर में मिलती हैं। सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप नहीं बता पाओगे तो आपको मारा जाएगा सर्दिया में। कहां पर होता है, अमृतसर के अंदर होता है। ये कहां पर है, अमृतसर कहां पर है, पंजाब में है भाई। अमृतसर कहां पर पड़ता है, पंजाब के अंदर पड़ता है। सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और ये हुआ कब था, कब हुआ है, 13 अप्रैल। कब होता है, 13 अप्रैल को होता है। कौन सा भैया, आपने बता दिया कौन सा होता है,
कौन सा कांड? जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो जाता है, आप जानते होंगे। निम्न में कौन सा समाचार पत्र राजा राममोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? कौन सा समाचार पत्र है जो राजा राममोहन राय जी के द्वारा शुरू किया जाता है? आप सभी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। राजा राममोहन राय जी के द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र कौन सा है? इसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या हो जाता है भाई? कौन सा दिया गया है? संवाद कौमुदी दिया गया है। संवाद कौमुदी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी लोगों को पता है। अब हम लोग कौन सा सेट हल कर रहे हैं? 2021 का सेट हल कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, अगर राजा राममोहन राय जी की बात करते हैं तो ये क्या है? ब्रह्म समाज के संस्थापक। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपके राजा राममोहन राय जी के द्वारा की गई, सभी को पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। खांसी आ रही थोड़ा, लेकिन पढ़ाना आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो हम लोग क्लास करते रहेंगे। कृष्णदेव राय जिन्होंने क्या किया था भैया? 1509 में, 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया था। संबंध था, किससे संबंधित थे भाई? कृष्णदेव राय 1509 से भैया 1529 तक विजयनगर पर शासन करते हैं। ये किससे संबंधित है? सलुओं से, तलुओं से, संगम से, या फिर आराविडु से? तो आप क्या बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या बताएंगे? तो ये भैया किस वंश से संबंधित रखते थे? आप संबंध थे तुलु राजवंश से संबंध थे। आपको ध्यान रखना, यहां तक कोई बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ जाएंगे। औरंगजेब ने एक लंबा युद्ध लड़कर अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने एक लंबा युद्ध लड़कर अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को समाप्त कर दिया था। कहां पर? हैदराबाद में, अवध में, बंगाल में, दक्कन में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था? तो इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था भैया? दक्कन का युद्ध लड़ा था। ऑप्शन कौन सा करेंगे? 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदिकाएं पाई गई? अग्नि वेदिकाएं कहां पर पाई गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो आप बताओगे भाई अग्नि की वेदिकाएं कहां पर पाई गई? लोथल में पाई गई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चोल वंश का संस्थापक, लो आ गया भैया चोल वंश। चोल वंश, चोल वंश, चोल वंश कर रहे थे सभी, चोल वंश आ गया। बताओ एक बार। विजयालय है, राजेंद्र तृतीय है, राजराज है, या फिर राजेंद्र प्रथम है? तो आप इसका सही जवाब क्या बताओगे भैया? चोल वंश का संस्थापक क्या है? तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? जिसका नाम क्या था? विजयालय। ऑप्शन नंबर कौन सा करेंगे? ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजा मान सिंह तोमर ने पर शासन किया था। कहां पर शासन किया था भाई? राजा मान सिंह तोमर ने कहां पर शासन किया? ग्वालियर के ऊपर शासन किया था। यहां से 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व किया? आपकी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी ने। चलिए, गांधी जी ने वर्ष में अहमदाबाद में कपास मिल श्रमिकों के बीच एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। महात्मा गांधी जी ने कपास मिल के जो श्रमिक होते हैं उनके साथ में मिलकर कब सत्याग्रह करते हैं भाई? 1921 में कर देते हैं, 18 में करते हैं, 29 में करते हैं, 15 में करते हैं। आप बताएंगे कब करते हैं महात्मा गांधी जी कपास मिल के मजदूरों के साथ में सत्याग्रह? ये कब करते हैं भैया? 1918 के अंदर करते हैं। आपको ध्यान रखना है, कोई बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, कोई दिक्कत है? चलिए, जिसको किस नाम से जानते हैं भैया? अहमदाबाद सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चमड़ा श्रमिकों के सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया? आंदोलन का नाम क्या है? सतनामी आंदोलन। तो सतनामी आंदोलन ही याद रखेंगे किसने शुरू किया, बाकी की फर्जी चीजें भूल जाएंगे, ठीक है। सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो जिनका नाम क्या होता है भाई? घासीदास। जिनका नाम क्या होता है? घासीदास। यही क्या करते हैं? सतनामी आंदोलन होता है जिसकी कर देते हैं शुरुआत। आपको याद रखना है याद, ठीक है। घासीदास होता है नाम जिसने, जो क्या करते हैं? सतनामी आंदोलन की करते हैं शुरुआत, और इन्हीं का नाम आपको रखना है याद। ये बात ध्यान रखो भाई। आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? जो आपके 16 महाजनपद थे उनमें से एक महाजनपद नहीं है आपका। कौन सा महाजनपद है जो आपका नहीं है? क्या आपका कौशल था, अंग था, कुरु था, या फिर कामरूप था? कौन सा एक महाजनपद है जो इसमें से नहीं है भाई? बाकी के 3 महाजनपद हैं, एक महाजनपद नहीं है। सभी का आंसर आ जाने चाहिए फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए बताओ फिर कौन सा है जो नहीं था? क्या आपका कौशल था? बिल्कुल था भी, अंग भी था, और हमारा कुरु भी था। तो कौन सा नहीं था? हमारा था जो कामरूप। ये हमारा महाजनपद नहीं था। इतनी बात समझ में आई आपको? आगे बढ़ते हैं भाई, देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए पेन का कलर चेंज करते हैं रेड, उसके बाद बताते हैं आपको सारी चीज। 16 महाजनपद अपनी राजधानी के साथ में इस प्रकार है। जो आपके 16 महाजनपद थे उनकी राजधानी क्या है? 16 महाजनपद कौन से? ये हमारे कौन से दिए गए महाजनपद हैं, और इधर हमारी राजधानी दी गई है। अब सबसे पहला महाजनपद कौन सा आता है? हमारा अंग महाजनपद।
तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? या तो हम इसको कहेंगे चंपा राजधानी थी, दूसरी हमारी चंपा नगरी। या तो अंग की राजधानी हमसे अगर कोई पूछता तो हम चंपा बताएंगे, अगर चंपा नहीं बताते तो चंपा नगरी कह देंगे, वो भी हमारा सही हो जाएगा। अगर बात करो मगध राज्य की तो इसकी थी राजगृह, उसके बाद होती है पाटलिपुत्र, और उसके बाद जब तीसरी बार चंद की जाती है मगध की राजधानी तो क्या बनाई जाती है? वैशाली बनाई जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं काशी, काशी जो महाजनपद था, कसी जो महाजनपद था, इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। ये बात ध्यान रखो। चौथा हमारा कौन सा था भाई? गंधार। गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। आपको ध्यान रखना है। अगर 5 की बात करते हैं कुरु, अभी आपने पढ़ा कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। आगे के लिए बात करते हैं हम लोग कौशल, ठीक है। आगे हमारे यहाँ पर कितने हो जाते हैं? 5। अब यहाँ पर बात करेंगे छठा, यहाँ पर बात करेंगे नंबर 6। तो नंबर 6 पर कौन सा है आपका? कौशल। तो कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। एक थी हमारी अयोध्या। दोनों आपको याद रखनी है। अयोध्या का किस महाजनपद की राजधानी है? तो भैया कौशल की राजधानी है, ठीक है। अगर आगे बात करें सुरसेना, अगर 7वां बात करते हैं सुरसेना, हमारा जो महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या रही? मथुरा राजधानी बनाई गई। ये बात ध्यान रखो। अगर 8 नंबर पर बात करते हैं कंबोज, तो कंबोज कौन सा है? हाटक आपके राजा जी राजापुरी। और 9वां आपका कौन सा है? मल्ल। 10वां कौन सा था? वत्स। मल्ल की राजधानी क्या है? कुशीनगर से पेवापुरी हो जाती है। वत्स की कौन सी है राजधानी? कौशाम्बी बनाई गई। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर 11 नंबर की बात करते हैं तो चेदी महाजनपद आता है जिसकी राजधानी क्या थी? शक्ति माता। शक्ति माता कहां पर है? चेंदी में है, ठीक है। शक्ति माता कहां पर है? चेंदी में है। तो आप ध्यान रखेंगे शक्ति माता की राजधानी कहां की राजधानी थी? कि चेंदी महाजनपद की। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन। मत्स्य कौन सा भैया आता है हमारा? आता है 12 नंबर का। 12 नंबर महाजनपद जिसका नाम है मत्स्य, इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर, ठीक है। विराटनगर आपको ध्यान रखना है। अगर 13 की बात करते हैं पांचाल, तो पांचाल की याद रखेंगे, काम्पिल याद रखेंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। काम्पिल जो है यही क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी वो राजधानी हम लोग भूल जाएंगे, कोई बात नहीं होगी उसमें। अगर वज्जी की बात करते हैं, वज्जी की हम लोग कौन सी याद रखने वाले हैं? मिथिला याद करेंगे, विदेह को छोड़ दो। अगर 15 की बात करो भैया अवंती, अवंती की उज्जैन, ठीक है। उज्जैन और माहिष्मती दोनों आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों ही क्या है? दोनों की दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोनों में से कोई भी राजधानी आपके एग्जाम में दे देगा, आपसे पूछ लेगा, ठीक है। असमक, असमक की क्या थी? आप असमक की याद रखोगे पोर्टल। आपको ध्यान रखना है कोई ऑप्शन नंबर जो हमारा 16 महाजनपद है, 16वां महाजनपद हमारा कौन सा था? असमक। सभी को ध्यान रखनी है सारी चीजें। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में विशाल स्नानागार की खोज की गई? विशाल स्नानागार कहां पर पाया गया भाई? विशाल स्नानागार कहां पर पाया जाता है? सभी बता रहे होंगे विशाल स्नानागार कहां पर पाया गया था। आप जानते हो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। यहीं पर एक पशुपतिनाथ की मूर्ति भी पाई गई थी भाई। पशुपतिनाथ की मूर्ति भी पाई गई थी कहां पर? मोहनजोदड़ो में। और यहीं पर एक विशाल स्नानागार भी पाया गया था। सभी को याद होगा बहुत अच्छी तरीके से। कोई जरूरी है यहाँ पर? आपको याद है कि नहीं? बिल्कुल याद है भाई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में लाल किले पर निर्माण शुरू करवाया? दिल्ली के लाल किला, दिल्ली के अंदर जो लाल किला बना है उसका निर्माण किसने शुरू करवाया था? आप बताएंगे एक बार। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या आपके औरंगजेब है, अकबर है, जहांगीर है, या फिर शाहजहां है? दिल्ली के लाल किले का निर्माण कौन करवाता है भाई? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है। सभी ध्यान रखना है, एक एक बात ध्यान रखना है। सारे कमेंट हम देख रहे हैं बराबर, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे की बात करें हम लोग। 1757 में प्यालसी का युद्ध किसने जीता था? प्यालसी का युद्ध पूछ लिया गया भैया। प्यालसी का युद्ध पूछ लिया गया है। और ये किसने जीता? तो ये किसने जीता भाई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। प्यालसी का युद्ध होता कब है? 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसके साथ में किसके साथ में होता है? सिराजुद्दौला के साथ में होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। क्या याद रखेंगे? सिराजुद्दौला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिराजुद्दौला के बीच में होता है। इसमें जीत किसकी होती है? इसमें जीत होती है भाई आपके, जीत किसकी होती है? जीत होती है, आप बता रहे होंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाती है जीत। कोई दिक्कत है आपकी? बताएंगे आप। चलिए बहुत बेहतरीन। चलिए बहुत बढ़िया। यहां तक बात समझ में आ गई है। आगे बात करें हम लोग। पानीपत का तीसरा युद्ध को लड़ा गया। पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है भाई?
पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है? तो बात करते हैं फर्स्ट बार, पानीपत का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध कब होता है भैया? प्रथम युद्ध होता है आपके 1526 में। दो व्यक्ति होते हैं जिनका एक व्यक्ति का नाम होता है उसमें बाबर और दूसरे आपके होते हैं इब्राहिम लोदी। ठीक है, पहले व्यक्ति आपके बाबर होते हैं, दूसरे होते हैं आपके इब्राहिम लोदी, और इसमें जीत किसकी हो जाती है भैया? बाबर की हो जाती है। ठीक है, अगर अगला बात करते हैं हम लोग, अगर बात करते हैं यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा, बदल लेते हैं कलर, चेंज कर लेते हैं कलर। अगर यहीं पर बात करते हैं भाई सेकंड वार कब होता है पानीपत का? सेकंड वार आपका कब होता है पानीपत का? ये होता है 1556 में भाई। 1556 में इसमें भी दो व्यक्ति के बीच में युद्ध हुआ। एक तो इसमें दो आप लोग लिख दोगे, एक लिख दोगे आपका नाम हो जाएगा अकबर का, दूसरे व्यक्ति कौन हो जाएंगे? हेमचंद्र हो जाएंगे। हेमचंद्र मिलेगा या तो आपको कहीं कहीं पर हेमू भी लिखा मिल जाएगा, अकबर और हेमू के बीच में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें भैया जीत किसकी होती है? तो जीत जिसके ऊपर टिक लगा देंगे उसकी ही होगी, अकबर की हो जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखो, जिसके ऊपर हम टिक लगाएंगे उसी की जीत होगी। अगर बात करते हैं भैया तीसरा युद्ध आपसे पूछा गया है, तो तीसरा युद्ध कब होता है? 14 जनवरी 1771 को होता है, ये बात ध्यान रखना है। और ये भैया होता किसके बीच है? तो ये होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ठीक है, किसके बीच में होता है? अहमद शाह अब्दाली, लिख दो अहमद शाह, अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, वो मराठों के बीच में, और जीतता कौन है? जीत जाते हैं आपके अहमद शाह अब्दाली, इस युद्ध को लेते हैं जीत, आपके खत्म हो जाते हैं पानीपत के तीनों युद्ध। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतिम शुंग शासक की हत्या करके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिससे आगे चलकर वंश की स्थापना की। भैया अंतिम शुंग शासक जो थे उसकी हत्या किसने की थी? उसके मंत्री वासुदेव ने कर दी थी, ये बात समझ में आ गई। और उन्होंने, जो वासुदेव थे, उन्होंने किस वंश की स्थापना कर दी? आगे भैया किस वंश की स्थापना कर दी? तो आप बता रहे होंगे भैया कण्व वंश की स्थापना कर दी थी। किसने? कण्व वंश की स्थापना किसने करी थी? वासुदेव ने करी थी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 1845 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? 1845-46 में जो लड़ाई लड़ी गई उसका नाम क्या है? आप बता सकते हैं क्या? 1845-46 में जो लड़ाई लड़ी जाती है, आप नाम बता सकते हैं क्या? तो आप क्या बताएंगे? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? तो आप बता रहे होंगे ये होता है भैया 1848। कब होता है? 1800 कब भैया होता है? 1848 में होता है। हमने लिख दिया है 84, कोई बात नहीं, 1848 से 1849 के बीच में। ये बात ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। महानवमी डिब्बा एक ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? महानवमी डिब्बा, महानवमी डिब्बा जो है ये किस राजवंश से जुड़ा है? आप बताएंगे महानवमी डिब्बा किस राजवंश से जुड़ा है? चलिए सभी लोग बताओ, महानवमी डिब्बा जो है वो कहां से जुड़ा है भाई? विजयनगर राजवंश से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने में बंगाल विभाजन किया था, हम बार बार बता चुके हैं भैया। कब किया था ये विभाजन? कब हुआ था? 16 अक्टूबर को हुआ था, 1905 में हुआ था। इसकी घोषणा कब की गई थी? इसका अनाउंसमेंट कब किया गया था? घोषणा कब की गई थी? घोषणा की गई थी 20 जुलाई को। घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी, और किया कब गया था? किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। ये बात दोनों ध्यान रखो आप। चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? चंदेल राजा ने किस वर्ष में, चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? आप बता रहे हो कि इसका सही जवाब, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 74 है आपके सामने, आप बता रहे हो कि इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? धंगदेव, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसकी सलाह पर गांधी जी ने ब्रिटिश भारत की यात्रा करते हुए अपनी भूमि और उसके लोगों को जानने में 1 वर्ष बिताया? किसकी सलाह पर महात्मा गांधी जी ब्रिटिश गए थे, ब्रिटेन गए थे, इंग्लैंड गए थे? आप बता रहे हो कि किसकी सलाह पर गए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी की सलाह पर कहां पर गए थे भाई? कहां पर गए थे आप बताएंगे? चलिए, कहां गए थे भाई? ब्रिटिश गए थे। अब इनके बारे में बात करेंगे हम लोग।
गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में थोड़ी बातें जानेंगे, जरूर जानेंगे। ये क्या है, समाज सुधारक है और इन्होंने क्या किया था, 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। लिखो, लिखेंगे 1905 बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष, बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। और ये कौन थे, ये एक समाज सुधारक थे भाई, ये बात ध्यान कर लो, समाज सुधारक, समाज सुधारक थे, ये बात ध्यान कर लिया आपने। अगर आगे की बात करते हैं, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि को आरंभ किया। गुरु लिपि, जो हमारी गुरुमुखी लिपि है, उसका आरंभ किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है गुरु अंगद देव। कहां पर है, ऑप्शन नंबर 1 पर है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, मीर जाफर को में बंगाल के नवाब के रूप में किस वर्ष बहाल किया जाएगा, किस वर्ष किया गया था, आप बताएंगे। मीर जाफर को बंगाल के नवाब के रूप में किस वर्ष बहाल किया गया था, आपके सही जवाब क्या हो जाएंगे, सभी लोग एक बार बता रहे होंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किस वर्ष किया गया था, तो 1774 के अंदर। कब किया गया था, 1774 का ऑप्शन है क्या, कब किया गया, 1764 में किया गया था भाई, ध्यान रखा करो आप लोग, ठीक है। अगर हम गलत बताएंगे तो तुमको सही बताना पड़ेगा। कब किया गया था, 1764। हम 1774 बोल रहे हैं तो आप लोग भी 1774 बता रहे हो, नालायक। ऐसा नहीं करते आप लोग, 1764 बताओ तुम लोग, 64 क्योंकि सही है 64। ठीक, आगे बढ़ो। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ का हिस्सा थे। अंग्रेजों के खिलाफ किसका हिस्सा थे, फकीर फकीर विद्रोह का, बहावी आंदोलन का, सन्यासी विद्रोह का, फारजी आंदोलन का। ठीक है, आप बताएंगे तो किसका हिस्सा थे भैया, फारजी आंदोलन का हिस्सा थे। कौन, शरीयतुल्लाह खान। अवध का अंतिम नवाब बताना है आपको। अवध का अंतिम नवाब कौन था, आप बता रहे होंगे। अवध का अंतिम नवाब, अवध का अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली शाह थे। ठीक है, हमने अभी आपको बताया था वाजिद अली शाह कहां के नवाब थे, ये थे आपके अवध के 11वें नवाब। ठीक है, 11वें नवाब बनाए गए, ये बात समझ में आई है। चलिए, पहली पत्नी कौन थी इनकी, खास महल थी। दूसरी पत्नी कौन थी, बेगम हजरत महल थी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताएंगे आप लोग फटाफट। चलिए आप लोग बताएंगे इसका आंसर। किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है, वो कौन सा किला है जिसको मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है, तो वो कौन सा है भैया, प्रचंडगढ़ का किला है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं आगे। 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता महात्मा गांधी के बीच हुआ था, एक समझौता था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना आश्वासन समाप्त किया। क्या आप बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 81। चलिए सभी लोग बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसके अध्यक्ष कौन थे पुनः समझौता के, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बी आर अंबेडकर इज द राइट आंसर, कोई बात नहीं हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन करेंगे, सभी लोग एक बार जरूर बताएंगे। सभी लोग बताएंगे कि सर जी हम लोग करने के लिए तैयार हैं आपके साथ अगले क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, ये क्वेश्चन बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में व्योमेश चंद्र बनर्जी जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, कब। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है बॉम्बे के अंदर होता है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। होते हैं कि नहीं, बिल्कुल होते हैं, होते हैं ना, जी हाँ बिल्कुल होते हैं भाई। तो ये कब किया गया था, ये बात बता दो फिर हमें, ये बात बता दो कब हुआ था। तो ये कब हुआ था, दिसंबर में हुआ था और 85 में हुआ था, दिसंबर के अंदर होता है, 1885 में होता है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते। यहां पे बात करो कि जो हमारे कांग्रेस के सत्र रहे, महत्वपूर्ण सत्र कौन कौन से रहे, कांग्रेस के महत्वपूर्ण कौन कौन से सत्र रहते हैं, आप लोग एक बार जरूर जानेंगे भाई।
कि वर्ष में कौन सा राष्ट्रपति रहा और कौन सा स्थान रहा। ठीक है, अर्थात राष्ट्रपति का अर्थ यहां पर क्या है, अध्यक्ष। अध्यक्ष के अर्थ क्या है, अध्यक्ष है, आप लोग बताएंगे एक बार सही जवाब। चलिए यहां तक ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं 1885 की। तो 1885 का अधिवेशन कहां पर होता है, बॉम्बे के अंदर होता है। अध्यक्ष कौन होते हैं आपके, व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं, डब्ल्यू सी बनर्जी, आपको याद रखना है भाई। 1904 की बात करें तो हेनरी कॉटन होते हैं भैया, ये भी कहां पर होता है आपका, बॉम्बे के अंदर हो जाता है दूसरा अधिवेशन। अगर तीसरा अधिवेशन आपसे बात करते हैं, तीसरा अधिवेशन कब होता है, 1906 में होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नौरोजी और इसका आयोजन कहां पर किया जाता है, कोलकाता के अंदर किया जाता है। अगर बात करते हैं चौथा अधिवेशन 1907 में होता है, तुरंत एक साल बाद हो जाता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, राम बिहारी घोष, और इसका आयोजन कहां पर करते हैं, सूरत के अंदर करते हैं। सारी चीजें आपको याद रखनी है एक एक बात। 1909 में बात करें, आपका पांचवा अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं मदन मोहन मालवीय और ये होता कहां पर है, लाहौर के अंदर होता। सारी बातें ध्यान रखनी है। अगर 11 की बात करते हैं तो 1911 में कहां पर होता कहां पर है, कोलकाता के अंदर, और अध्यक्ष कौन होते हैं, बिशन नारायण धर। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर करके आए हैं। ठीक है, अगर 1916 की बात करते हैं हम लोग तो क्या बताएंगे, अंबिका चरण माजुमदार, और ये होता कहां पर है, लखनऊ के अंदर। अगर 1917 की बात करेंगे, एनी बेसेंट हो जाती है अध्यक्ष और होता कहां पर है, कोलकाता में। अगर 1924 की बात करें, 1924 में कहां पर हुआ था, ये हुआ था आपका बेलगाम में, और इसके अध्यक्ष रहे थे महात्मा गांधी, आपके भाई मोहनदास करमचंद गांधी। अगर 1925 की बात करें तो ये कौन अध्यक्ष रहा था, सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थी, और होता कहां पर है, कानपुर के अंदर। अगर 1929 की बात करें, जवाहरलाल नेहरू, और ये कहां पर होता है, लाहौर में होता है। और यहीं पर क्या हुआ था भाई, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित क्या हुआ था, पास हुआ था। क्या लिखेंगे, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पास। ठीक है, प्रस्ताव पास हुआ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते, अधिवेशन होता है 1938 के अंदर। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, आपके सुभाष चंद्र बोस, और ये होता कहां पर है, हरिपुरा में होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर स्वयं को गोली मारी थी, आपको याद होगा। चंद्रशेखर आजाद जी थे जो, इन्होंने कहां पर खुद को गोली मारी थी भाई, कहां पर गोली मारी थी, इलाहाबाद के अंदर गोली मारी थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं भैया, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सभी लोग जरूर करेंगे क्वेश्चन को। चलिए बताएंगे ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। ये वाला क्वेश्चन बताएंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, फालतू के क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग बता रहे होंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कि गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में ऐसा कौन सा कथन सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी पजल है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, आप लोग रह जाते हो, इसको नहीं कर पाते हो। गौतम बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा कथन है, सही है। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक क्या बताया गया है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ का जन्म लगभग 25 वर्ष पहले हुआ था, जिन्होंने गौतम के नाम के साथ भी नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही बात कही गई है भैया। गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था, लगभग 25 वर्ष पहले हुआ था। क्लियर। गौतम बुद्ध एक छोटे गढ़ से संबंधित थे, जिन्हें शक्यगढ़ के नाम से जाना जाता है। यह बात अभी सही है। तो आपके दोनों सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। बताएंगे आप लोग इसका आंसर। चलिए बताएंगे आप लोग इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, दोबारा से आया है, आप लोग इसको पहले हम कर चुके हैं, देख लेंगे आप लोग। ठीक है, दोबारा से आया है, लेकिन एक बार आ गया है सामने तो बता ही देते हैं उसमें क्या चाहता है।
गांधी इरविन समझौता होता कब है भैया? 1931 में होता है। बाकी डिटेल हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, आप लोग दोबारा से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा मौर्य शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? कौन सा मौर्य का शिलालेख है जो वर्तमान भारत के अंदर स्थित नहीं है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा है भैया? कंधार है। कौन सा शिलालेख है? कंधार शिलालेख है, जो कहां पर है? अफगानिस्तान में है। कहां पर? अफगानिस्तान के अंदर है। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ विद्रोह के परिणाम क्या हुआ था? कौन सा भैया? विनिमय अधिवेशन हुआ, फिर राउलेट अधिनियम आया, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, या फिर भारत सरकार अधिनियम? तो आप लोग क्या बताएंगे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? कौन सा जो आपका आंदोलन है वो शुरू किया गया था? तो कौन सा शुरू किया गया था? रॉलेट अधिनियम शुरू किया गया। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया।